हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 7 में और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। आज का कोट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा है, अपने भाग्य के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। भाग्य जैसा होता है पर आपके कर्म से ज़्यादा वो स्ट्रांग नहीं होता है। आप अपने भाग्य को बदल सकते हो अपने कर्मों के द्वारा। आप इतनी मेहनत करो कि जो भी ये कहता है कि आपके भाग्य में ये नहीं है, उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे एक 3 इडियट्स मूवी में जो एक डायलॉग था कि कामयाबी के पीछे मत भागो, कामयाब बनो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो बस इसी तरीके से आपको कामयाब बनना है और भाग्य होता भी होगा तो वो आपकी मेहनत के आगे नतमस्तक हो जाएगा। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देखते हैं। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 का आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग-E6 लॉन्च किया है? Which country recently launched the Chang'e probe to bring back soil from the dark side of the moon? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है जापान। तो नाम से भी पता लग गया होगा कि हमारा ऑप्शन ए है चीन। तो ये चीन का मिशन था। ये चाइना सेंड Chang'e probe to collect moon's far side sample। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। चीन ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से के नमूने इकट्ठा करने के लिए Chang'e 6 जांच शुरू की। ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है। तो कोई भी हो, कोई चीज़ पहली होती है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो Chang'e जो है मिशन से नमूने इकट्ठे किए हैं, तो ऐसा करने वाला चीन पहला देश बन गया है। पहले केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और USSR ने नमूने एकत्रित किए थे सभी निकट पक्ष से, लेकिन ये फार साइड से जो है नमूने इकट्ठे किए हैं वो चाइना ने किए हैं। चीन का Chang'e 4 2019 में दूर की ओर उतरा लेकिन नमूने प्राप्त नहीं कर सका। 2023 में भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरकर, ये पहली उपलब्धि ये तो हमारी थी, और चंद्रमा का अंधेरा भाग अपने नाम के विपरीत सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। तो नाम से लग रहा है कि ये अंधेरा वाला है लेकिन ये सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। तो ये क्वेश्चन आपसे कन्फ्यूज़न करने के लिए स्टेटमेंट में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ ऊर्जा और स्थानीय मुद्रा निपटान में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुआ? इंडिया रिसेंटली अग्रीड टू इनहेंस कोऑपरेशन इन एनर्जी एंड लोकल करेंसी सेटलमेंट विथ विच अफ्रीकन कंट्री? ऑप्शन ए है केन्या, ऑप्शन बी है तंजानिया, ऑप्शन सी है सेनेगल, ऑप्शन डी है नाइजीरिया। एंड द आंसर इज नाइजीरिया के साथ जो है ये एग्रीमेंट हुआ है, आप देख भी सकते हैं। तो भारत और नाइजीरिया द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय मुद्रा निपटान, तो क्या है टॉपिक, स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं। व्यापार निपटान भारतीय रुपये और नाइजीरियाई नायरा में होगा। यह निर्णय अबुजा में भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति सत्र के दौरान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? भद्रा टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी कर्नाटका। तो यहाँ पे सारे टाइगर्स रिजर्व दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नाटक की ये लोकेशन है। यहाँ पे आपको भद्रा टाइगर रिजर्व दिख रहा है। और भी जितने टाइगर रिजर्व्स हैं इंपॉर्टेंट, ये आप PDF से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ भी आप सारी लोकेशन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये हमारा आपने देखा कर्नाटक में है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में भद्रा टाइगर रिजर्व में सफारी आगंतुकों में वृद्धि देखी गई। पर्यटकों को इस पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में सावधानी से चलना चाहिए। 1998 में भारत का 25वां प्रोजेक्ट टाइगर साइट घोषित किया गया था। इस रिजर्व में हाथियों और विविध जीवों के साथ साथ बाघों की एक महत्वपूर्ण आबादी रहती है। भद्रा नदी सूखा या सागौन और औषधि पौधों सहित शुष्क पर्णपाती से लेकर अर्ध सदाबहार वन तक समेटे हुए हैं। तो अन्य कर्नाटक बाघ कौन कौन से? तो ये हमारा बांदीपुर है, नागरहोल है, बांदीपुर है, दांडेली अंशी है और बिलीगिरिंगरा। ठीक है, तो ये और भी है कर्नाटका के, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ड्राई डेसिडुअस
टू सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन यहाँ पे मिलता है। और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं यहाँ पे? बांदीपुर है, नागरहोल है, अंशी है और बिलिंगरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? रिसेंटली वेयर वॉज द 7th इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट डिफेंस कॉर्पोरेशन कमिटी मीटिंग हेल्ड? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है जकार्ता, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है हैदराबाद। इसका आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। यहाँ पे ये मीटिंग अभी रही है नई दिल्ली में। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत और इंडोनेशिया ने हाल ही में नई दिल्ली में अपनी 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग में बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर जोर दिया और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इंडोनेशिया की भूमिका पर प्रकाश डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? एंड द आंसर इज 159। तो इस तरीके की रैंक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। इंडिया रैंक्स 159 अमंग 180 कंट्रीज़ इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इस तरीके की चीज़ें जो डेटा होता है, रैंक्स होती है, रैंकिंग जो होती है, हमारे इंडिसेस होते हैं, इन्हें आप अपने आंसर्स में भी कोट कर सकते हैं। और ये रैंकिंग बहुत पूछी भी जाती है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसे। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसे कौन निकालता है? तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स करके संस्था है। भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक स्कोर 2024 में 36.62 से घटकर 31.28 हो गया। ये वार्षिक रिपोर्ट 180 देशों में पत्रकारिता की स्वतंत्रता का आकलन करती है दूसरों की, ठीक है। हालांकि भारत तुर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका से पीछे है। तो ये तो बहुत दुखद खबर है कि भारत जो है तुर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका से पीछे है। और सुरक्षा के में मामूली सुधार के बावजूद अन्य संकेतकों में स्कोर में गिरावट आई है, जो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक चुनौती का संकेत है। तो जो है हमारा 4th पिलर कहा जाता है हमारा मीडिया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा मीडिया है वो निष्पक्ष हो करके जो है वो सूचनाएं प्रोवाइड कराए लोगों को। तो ये गिरती हुई रैंकिंग ये अच्छा संकेत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? पेंशन डिपार्टमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर गवर्नमेंट रिटायरीज। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल? ऑप्शन ए है अभियुक्त पोर्टल, ऑप्शन बी है वृद्धि पोर्टल, ऑप्शन सी है भविष्य पोर्टल, ऑप्शन डी है विकास पोर्टल। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी भविष्य पोर्टल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। बहुत सारे जो है बुजुर्ग बेसहारा हो जाते हैं, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, वृद्धाश्रम में जो है उन्हें छोड़ देते हैं। तो उस समय अगर उन्हें पेंशन मिलेगी तो कम से कम उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस तो नहीं रहेंगे। तो देखते हैं, पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन भुगतान और स्वीकृतियों पर नज़र रखने के लिए भविष्य नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। तो ये आपसे पूछ लेंगे कि ये भविष्य नाम का पोर्टल न्यूज़ में था, वो किससे रिलेटेड है? तो आप याद रखिएगा, यह पोर्टल भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक सहित 5 बैंकों की पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान सेवाओं के साथ एकीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SDG का स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय प्रशासन में महिलाएं नेतृत्व करें शीर्षक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? रिसेंटली वेयर वॉज द इवेंट टाइटल लोकलाइजिंग द SDGs वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे ऑर्गेनाइज्ड। तो ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। तो ऑप्शन जो है ये अभी कहाँ पे हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है। जो महिलाओं की जो है कैसा योगदान रहता है। 3 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन और पंचायती राज मंत्रालय ने UNFPA के साथ न्यूयॉर्क में CPD 57 के दौरान SDG का स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय प्रशासन में महिलाएं नेतृत्व करती हैं की मेज़बानी की। सचिव विवेक भारद्वाज के नेतृत्व में सभाधिपति सुप्रिया दास दत्ता, सरपंच कुनुक हेमा कुमारी और सरपंच नीरू यादव सहित से निर्वाचित महिला प्रतिनिधि भारतीय महिलाओं के ज़मीनी स्तर के नेतृत्व का प्रदर्शन करेंगी। तो इस तरीके का जो है आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो SDG का स्थानीयकरण है, SDG ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उससे आप लिंक कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्डन
अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ। रिसेंटली विच इंडियन रिसीव्ड द ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024? ऑप्शन ए है तुलसी गौड़ा, ऑप्शन बी है पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन सी है एलिस गर्ग, ऑप्शन डी है अमृता देवी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पूर्णिमा देवी बर्मन। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन्हें मिला है इंटरनेशनल स्केल डबिंग द नंबर्स ऑफ ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक्स अक्रॉस देयर ग्लोबल रेंज। तो ये कहाँ की आप देख सकते हैं, असमिया वन्यजीव जीव विज्ञानी है पूर्णिमा देवी वर्मन, यहाँ आप इन्हें देख भी सकते हैं। ने लुप्त प्राय हरगिला या ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक और उसकी आर्द्रभूमि घर की सुरक्षा के लिए अपना दूसरा विटली गोल्ड अवार्ड जीता है। तो ये दूसरी बार है जब इन्हें ये जो है इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। ये सारे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इससे पहले इन्होंने 2017 में जीत हासिल की थी। चैरिटी के संरक्षक प्रिंसेस एनी ने उन्हें लंदन में ट्रॉफी प्रदान की। डॉक्टर बर्मन ने सारस और उसके आवास की रक्षा के लिए स्थानीय लोगों को संगठित किया और जिससे उनकी आबादी 450 से बढ़कर 1800 से अधिक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है mRNA टीकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप यहाँ पे इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। mRNA वैक्सीन यूज अ हार्मलेस वायरस टू डिलीवर जेनेटिक मटेरियल इनटू द बॉडी सेल्स। ऑप्शन बी है mRNA vaccine work by introducing a small piece of the virus genetics material into the body which promotes the immune system to produce antibodies. Option C है mRNA vaccine do not require the use of adjuvants as they stimulate a robust immune response on their own. mRNA vaccine have been widely used for decades in various medical applications prior to their adoption for COVID-19. तो जो सही ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन बी है, यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन बी हमारा है, ये सही है। तो देखते हैं mRNA टीके शरीर में वायरस की आनुवंशिक सामग्री के एक छोटे टुकड़े को पेश करके काम करते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी का उत्पादन प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है। तो mRNA वैक्सीन वर्क बाय इंट्रोड्यूसिंग अ स्मॉल पीस ऑफ वायरस जेनेटिक मटेरियल इनटू द बॉडी विच प्रोमोट द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। और यहाँ पे आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है mRNA का यूज़ होता है। ठीक है, ये आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। तो एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन, जिसे भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस नामक एक दुर्लभ दुष्प्रभाव का कारण बन सकती है। कोविड-19 के लिए विकसित मॉडर्ना और फाइजर बायोएनटेक जैसे mRNA टीके वायरस की आनुवंशिक सामग्री के एक छोटे टुकड़े को कोशिकाओं में पहुँचाकर काम करते हैं। एक बार कोशिका के अंदर mRNA कोशिका को वायरस की सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन के समान प्रोटीन का उत्पादन करने का निर्देश देता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी को पहचानने और उत्पादित करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन भी। इंडोनेशिया कुल क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। इंडोनेशिया की राजधानी मनीला है। माउंट फूजी एक प्रतिष्ठित ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसलैंड country by total area. The capital city of Indonesia is Manila. Mount Fuji, an iconic volcano, is located in Indonesia. तो ये जो ऑप्शन है, ये तो ऑप्शन गलत हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि ये फिलीपींस की कैपिटल है। और माउंट फ्यूजी, ये भी ऑप्शन गलत दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जापान से रिलेटेड है। तो यही एक ऑप्शन है जो हमारा सही है। तो ऑप्शन ए जो है यही सही है, केवल एक। इंडोनेशिया एक द्वीप समूह है जिसमें 17,000 से अधिक द्वीप हैं और ये कुल क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। तो ऑप्शन ए सही है हमारा। ये मनीला जो है फिलीपींस की कैपिटल है, इसलिए हमारा रॉन्ग था। इंडोनेशिया सरकार ने राजधानी को एक नए शहर नूसंतारा में स्थानांतरित करने की योजना तैयार की है जो कथित तौर पर जकार्ता से लगभग 870 मील उत्तर में बोर्नियो की पूर्वी तट पर निर्माणाधीन है। माउंट फूजी जापान में स्थित है, इंडोनेशिया में नहीं। इंडोनेशिया अपने ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है जिनमें माउंट ब्रोमो और माउंट क्राकाटाओ शामिल है, लेकिन माउंट फ्यूजी नहीं। तो माउंट फ्यूजी हमारा जापान से रिलेटेड है, याद रखना है। तो आज का था ये सेशन। आज का टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। हाल ही में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और आपका कोई फीडबैक हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।